आप सब पर सलामती हो। मंसूर साहिर का लिखा हुआ है, मेरे वतन का सफर बद से बदतरीन में है, फकत ये सर ही सलामत है, धड़ जमीन में है, इसीलिए तो ज्यादा कमाना पड़ता है, उसे भी पाल रहा हूं जो आस्तीन में है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक दोस्त ने एक वाकया शेयर किया जो मुल्की हालात की तर्जुमानी कर रहा था। उन्वान था मखमसा। एक शागिर्द अपने उस्ताद से उलझ पड़ता है, उसको मखमसे का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उस्ताद ने काफ़ी तशरीह की, मगर शागिर्द है कि मुतमईन ना हुआ। उस्ताद ने कहा कि मैं तुमको एक वाकया सुनाता हूँ, शायद तुम्हें मखमसे की समझ आ जाए। उस्ताद सुनाता है कि नाजिमाबाद में एओ क्लिनिक के सामने वाली सड़क पे एक बाप और उसका बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उनके आगे एक ट्रक था जिसमें फौलादी चादरें लदी हुई थीं। अचानक ट्रक से एक फौलादी चादर उड़ती है और सीधी बाप बेटे की गर्दन पे जा लगती है। दोनों की गर्दन कट जाती है। लोग भागम भाग दोनों धड़ और कटे हुए सर लेकर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर शाह 7 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद कटे हुए दोनों सर धड़ों से जोड़ देते हैं। दोनों जिंदा बच जाते हैं। 2 माह तक दोनों बाप बेटा इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रहते हैं। घर वालों को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। 2 माह बाद वो घर आते हैं तो एक हंगामा मच जाता है। बाप का सर बेटे के धड़ पर और बेटे का सर बाप के धड़ से लग चुका होता है। शागिर्द मुंह खोले हैरत से वाकया सुन रहा होता है। उस्ताद कहता है कि मसला पैदा हो गया कि अब बेटे की बीवी शौहर के धड़ के साथ कमरे में रहे या शौहर के सर के साथ। अगर वो शौहर के सर के साथ रहती है तो धड़ तो ससुर का है। अब क्या होगा? उधर ये कि मां अगर शौहर के सर के साथ रहे तो धड़ बेटे का है, अगर शौहर के धड़ के साथ रहेगी तो सर तो उसके बेटे का है। घर की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो जाती है। बेटा अपनी बीवी का हाथ थामना चाहे तो वो नेक बख्त कहती है कि मुझे अब्बा जान के हाथों से शर्म आती है। ससुर अपनी बीवी के पास इसलिए नहीं फटकते कि बेटे के धड़ और मां यानी उनकी बीवी में अबदी हुर्मत है। कहीं मोटरसाइकिल पर जाना हो तो एक परेशानी यह है कि बहू शौहर के धड़ के साथ बैठे या ससुर के सर के साथ। इसी तरह उनकी जिंदगी अजीरन हो जाती है, तमाम मामूलात ठप हो जाते हैं। ऐसे में कोई मशवरा देता है कि यूं किया जाए कि दोनों अपनी अपनी मनकूहा को तलाक दे दें और अस्सर नौ निकाह कर लें ताकि धड़ हलाल हो जाए। शागिर्द पूरी तवज्जो से सुन रहा था और बहुत परेशान था कि अब क्या होगा। तुम अब बताओ कि अगर लड़के की मां तलाक ले तो किससे ले? बेटे के धड़ से ले या शौहर के सर से ले? उधर बहू के साथ भी यही मसला है, शौहर के सर से तलाक ले या ससुर के धड़ से ले। अब तुम बताओ कि क्या किया जाए? शागिर्द बोला, उस्ताद जी मेरा तो दिमाग बंद हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। उस्ताद बोलते हैं, बेटा बस ये जो तुम्हारी कैफियत है ना, इसे ही मखमसा कहते हैं। हमारी हुकूमत भी इन्हीं हालात का शिकार है। उसका सर जमहूर का है, धड़ एस्टेब्लिशमेंट का लगाया हुआ है। सर अलग कर ले तो मुसीबत, धड़ अलग कर ले तो मुसीबत। गोया मौजूदा सूरत हाल मखमसे का शिकार हो चुकी है। और इसी मखमसे के तनाजुर में आलमी मालियाती इदारे ने बिजली बिल्स में रिलीफ की सूरत में टैक्स वसूलियों से मुतल्लिक सवालात पूछ लिए। अब हमें यह नहीं पता कि सवालात सर से पूछे गए हैं या धड़ से पूछे गए हैं। बताया जा रहा है कि IMF हुकाम और FBR के वर्चुअल मुज़ाकरात हुए जिसमें चेयरमैन FBR और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की है। मुज़ाकरात में IMF ने FBR से जुलाई में टैक्स वसूली पर ब्रीफिंग ली और इस दौरान FBR के माली साल 2022-23 के हदफ पे भी तबादला ख्याल हुआ। उस मुज़ाकरात में मौजूदा माली साल के अहदाफ के हुसूल के लिए स्ट्रेटजी पर बातचीत हुई और इस दौरान IMF ने FBR के हदफ के हुसूल में नाकामी की वजूहात पर सवालात व जवाबात किए। FBR हुकाम ने IMF हुकाम को यह बताया है कि रवा माली साल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। IMF हुकाम ने FBR से यह पूछा है कि अगर आप बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे तो टैक्स वसूलियों में कितनी रकम कम होगी? बिजली बिलों में रिलीफ टैक्स कम कर देंगे या किसी और मद से यह रकम निकालेंगे? जरा ये बताते हैं कि IMF ने बिजली बिल्स में रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान तलब कर लिया। अब सर से भी पूछा जाएगा, धड़ से भी पूछा जाएगा। होगा क्या कि एक तरफ रिलीफ देने की बात होगी और दूसरी तरफ से कटौती करने की बात होगी। जब दूसरी तरफ से कटौती करेंगे तो मामला क्या होगा
मखमसे का। अब मखमसे का शिकार हुकूमत हो चुकी है कि कटौती करनी है तो किधर से करेंगे, कान इधर से पकड़ेंगे या पीछे से दूसरे कान को पकड़ेंगे। उसी तरफ कानूनी मंजरनामा भी मखमसे का शिकार हो चुका है। साइफर केस में साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी हो चुकी है। अब चेयरमैन पीटीआई और उनके वकला को यही नहीं पता था कि साइफर केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी जेल के अंदर ही डाली जा चुकी है, जबकि पूरी दुनिया यह जान रही थी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में हुई। साइफर केस की अटक जेल के अंदर समाअत का नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज वजारत कानून ने जारी किया था। वजारत कानून के मुताबिक साइफर केस की समाअत के लिए वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था। पीटीआई ने चेयरमैन की अटक जेल में समाअत के फैसले को यकसर मुस्तरद करते हुए साइफर केस की समाअत खुली अदालत में करने का मुतालिबा किया। साइफर केस की अटक जेल में समाअत सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी और चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर अटक जेल में पेश हुए, जबकि चेयरमैन पीटीआई को अदालत के सामने लाया गया और हाजिरी लगाई गई। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और कलअदम करार देने की दरखास्त दायर की और चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी दायर की और जमानत मंजूर करने की इस्तदा की। चेयरमैन पीटीआई के वकला का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं है। वकला ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई से सियासी इंतकाम के लिए साइफर केस बनाया गया। जरा ये बताते हैं कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त से जमानत बादस गिरफ्तारी पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को जवाब तलब कर लिया और एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और पीटीआई वकला दरखास्त जमानत पर दलाइल देंगे। अदालत ने हाजिरी लगाने के बाद चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी है। चेयरमैन पीटीआई की 5 कानूनी टीम साइफर केस की समाअत के लिए अटक जेल पहुंची। पीटीआई के नईम पंजोथा, सलमान सफदर, इंतजार पंजोथा, अली एजाज बुटर और उमैर नियाजी उस कानूनी टीम के अंदर शामिल थे। पुलिस ने पीटीआई की कानूनी टीम को अटक जेल के अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि लीगल टीम का कोई एक फर्द अंदर जा सकता है, लेकिन बाद में पीटीआई की कानूनी टीम इस बात पर मुसर रही कि पूरी लीगल टीम को अटक जेल जाने की इजाजत दी जाए। बाद में जेल सुपरिटेंडेंट से मुलाकात के बाद पीटीआई की कानूनी टीम को अटक जेल में जाने की इजाजत मिल गई। अब उस साइफर केस को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत भी कमर कस चुकी है। अब हुकूमत में धड़ ने कमर कसी है या सर ने कसी है, इस बात का इदराक नहीं हो पा रहा। वजारत कानून की जानिब से खुसूसी तौर पर तयनात एफआईए के 3 स्पेशल प्रोसिक्यूटर, सीनियर कानूनदान शाखावर, जुल्फिकार अब्बास नकवी और राजा रिजवान अब्बासी साइफर केस की पैरवी करेंगे। शाखावर और जुल्फिकार अब्बास नकवी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी की पेशी के दौरान केसेस के दौरान कमरा अदालत में वो मौजूद रहे। चेयरमैन पीटीआई के साइफर मुकदमे में गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत की दरखास्त पर समाअत 2 सितंबर को होगी। लीगल टीम ने जेल में ट्रायल करने के खिलाफ और साइफर केस की ओपन कोर्ट में ट्रायल करने की भी दरखास्त दायर की। तीनों दरखास्तों पर समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज 2 सितंबर को करेंगे, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई वकील शेर अफजल मरवत जो हैं, उनका जज अबुल हसनात जुल्करनैन से कमरा अदालत में मुकालमा हुआ। शेर अफजल ने पूछा कि क्या आपको अदालत अटक जेल में लगाने का एनओसी मिला था? जज साहब जवाब देते हैं कि मुझे अटक जेल में साइफर केस की समाअत करने का एनओसी मिला था। शेर अफजल मरवत ने फिर सवाल किया कि क्या आपसे हुकूमत ने अटक जेल समाअत मुंतकली पर राय ली थी? जज साहब कहते हैं कि मुझसे हुकूमत ने समाअत अटक जेल मुंतकली पर राय नहीं ली। शेर अफजल मरवत ने कहा कि फिर आपने कैसे अटक जेल मुंतकिल करके साइफर केस की समाअत कर ली? जज साहब बोले कि सिक्योरिटी वजूहात के बायस अटक जेल में समाअत हुई। शेर अफजल मरवत ने कहा कि आपने आज चेयरमैन पीटीआई को यहां पेश करने का हुक्म जारी किया था, क्या आपने चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश करने का अपना हुक्मनामा वापस लिया? जज साहब ने कहा कि मैंने अपना हुक्मनामा वापस नहीं लिया। यानी यहां पर मखमसा यह है कि जज साहब पहले हुक्मनामा जारी करते हैं कि अदालत में पेश किया जाए, और दूसरी तरफ फिर साइफर केस की जो समाअत है वो अदालत की बजाय जेल के अंदर कर ली जाती है। पूरा सिस्टम इस हद तक मखमसे का शिकार हो चुका है कि हमें यही मालूम नहीं है कि इलेक्शन करवाने वाले कब तक इलेक्शन करवाएंगे, बाहर से आने वाले कब तक अपना इरादा तब्दील किए रखेंगे, और यहां बैठे हुए कब तक बाहर निकलने की तगोदो करेंगे। मखमसा जिस दिन खत्म हो गया उस दिन आपके गोश गुजार किया जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।